हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नॉर्सेट 2021 शिफ्ट 2 के पेपर के बारे में, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन के अप्रॉक्स कवर करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक कवर करे थे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज़ द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल। तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है? 3.52. Option is 3.5 to 5.1 milli equivalent per liter. Second option is 4.5 to 6.5. Third option is 3.5 to 6.5, and D option is 4.5 to 5.5. So correct option is answer A, that is 3.5 to 5.1 milli equivalent per liter. Next question is, a patient blood pressure is 160 by 80 mmHg, then what is the pulse pressure of the patient? ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, इसमें सिस्टोलिक, इस क्वेश्चन के अंदर सिस्टोलिक बीपी कितना दिया हुआ है? 160, एंड डायस्टोलिक बीपी कितना है? 80। तो 160 माइनस 80, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 80। ठीक है, तो पल्स प्रेशर कितना है? 80। तो ये किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज 80 mmHg। एक पल्स प्रेशर भी बहुत पूछते हैं। पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट क्या होता है? एपिकल और रेडियल पल्स में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट प्लान फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? सो फर्स्ट ऑप्शन इज position to the left side. Second is warm the dialyzed solution before the procedure. Third is insert Foley's catheter, and last one is auscultate and palpate for Brit and thrill. तो हम सबको ऑप्शन पढ़ के क्या लगेगा? हम सब ऑप्शन लगाना चाहेंगे डी। ठीक है, बट डी ऑप्शन इज़ नॉट राइट, क्योंकि ये कब करते हैं हम? इट इज़ डन ड्यूरिंग द डायलिसिस प्रोसीजर। जब डायलिसिस प्रोसीजर चल रहा है तब। इसमें क्या अभी हम प्लान कर रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, तो प्लान करते वक्त मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ठीक है, पोजीशन टू द लेफ्ट साइड, इसका कोई रोल नहीं है। इंसर्ट फॉलिस कैथेटर का कोई रोल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन है वार्म द डायलाइज्ड सॉल्यूशन बिफोर द प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर से पहले हम सॉल्यूशन को वार्म करेंगे। क्यों? डायलाइज्ड सॉल्यूशन शुड बी वार्म टू बॉडी टेम्परेचर बिफोर इन्फ्यूजन टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट एंड टू इनहेंस सोल्यूट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो पेशेंट को, और सोल्यूट ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम डायलिसिस सॉल्यूशन को पहले वार्म करेंगे, देन हम पेरिटोनियल डायलिसिस स्टार्ट करेंगे। ऑस्कल्टेट एंड पाल्पेट भी करेंगे फॉर ब्रूट एंड थ्रिल, बट ये कब करेंगे? ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अगर यहाँ पे प्लान की जगह आता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तब हम फोर्थ ऑप्शन पे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया? ठीक है, तो गार्डन सिटी कौन से? बैंगलोर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट इज एडन गार्डन स्टेडियम लोकेटेड इन कोलकाता, दैट एसोसिएटेड टू विच गेम? ऑप्शन इज क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। सो जो एडन गार्डन है वो किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a pregnant lady 38-week gestation diagnosed for eclampsia on duty nursing officer should assess which parameter except? ठीक है, इसका ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि eclampsia से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रेग्नेंट लेडी 38 वीक्स gestation diagnosed for pre-eclampsia is receiving magnesium therapy, which is the following parameter should be assessed on priority base? कि अगर मदर को प्री एक्लेम्शिया, तो उसको क्या चल रही है? MgSO4 थेरेपी चल रही है। ठीक है, टू प्रिवेंट फर्दर एक्लेम्शिया। तो जब भी MgSO4 चलेगा तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? जब भी मदर को मैग्नीशियम थेरेपी चल रही है, MgSO4 चल रहा है, तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो बेड साइड पे क्या अवेलेबल होना चाहिए? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, जो कि क्या है? इसका एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट पे भी एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा ही जाता है। अगर आपको एंटीडोट पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं नेक्स्ट वीडियो एंटीडोट पे बना दूंगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम थेरेपी चल रही है तो हमें मैग्नीशियम का एक एंटीडोट बेड साइड पे रखना है, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, और अगर MgSO4 चल रहा है तो हमें क्या देखना है? मदर को डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करना है। ठीक है, कभी इसमें क्या होता है? डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। अगर ये कम हो रहा है या डिमिनिश हो रहा है तो हमें क्या करना है? मैग्नीशियम जो थेरेपी चल रही है उसको स्टॉप कर देना है। और साथ के साथ हमें यूरिन आउटपुट भी चेक करना है, ग्रेटर देन 30 ml पर आवर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें यूरिन आउटपुट भी चेक करना है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्शिया हैविंग सीजर्स, व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट? ठीक है, अभी उसको क्या हो रहा है? सीजर्स आ रहे हैं, तो इसमें मेन मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? फर्स्ट, लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। सेकंड, एयरवे क्लियरेंस। थर्ड, पोजीशन द पेशेंट। एंड फोर्थ इज प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, तो इसमें क्या है? अभी पेशेंट को सीजर चल रहे हैं तो हमारी मेन
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, इस टाइम पे जब सीजर आ रहे हैं तो हमें पहले पेशेंट को प्रिवेंट करना है कि उसको कोई इंजरी ना हो, उसके बाद हम एयरवे क्लियरेंस पे जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ABC पहले फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीजर सभी आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अभी जब पेशेंट को बताया उन्होंने क्वेश्चन में, तो अभी उसको सीजर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट करना है हमें पेशेंट को इंजरी से। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी D, दैट इज प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द एयर क्वालिटी इंडेक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सारी चीज़ें आती है एक को छोड़ के। फर्स्ट ऑप्शन इज PM10, सेकेंड इज PM5, PM इज पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है इसमें 8 पॉल्यूटेंट आते हैं। ठीक है, पिछली बार ही पूछा, इस बार कोई और पॉल्यूटेंट भी पूछ सकता है, तो आपको पता होने चाहिए। तो 8 पॉल्यूटेंट कौन कौन से, एक तो PM10 और PM2.5। ठीक है, 10 और 2.5 है, PM5 कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है लास्ट में, जिसको हमें इंक्लूड नहीं करना। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 5, PM5। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। ठीक है, ये आपको 8 चीज़ें याद रखनी है जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सीक्वेंस ऑफ WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ठीक है, ये भी ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले साइन इन। ठीक है, ये साइन इन कब होगा, जस्ट एनेस्थीसिया से पहले हम क्या करते हैं, साइन इन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, टाइम आउट। टाइम आउट क्या होता है, जस्ट बिफोर द सर्जिकल इंसिजन। जब भी हम इंसिजन देने जा रहे हैं उससे पहले टाइम आउट होता है, सब चीज़ें प्रॉपरली चेक होती है। नेक्स्ट साइन आउट। ठीक है, साइन आउट क्या कब होता है, जब कोई भी OT से मेंबर बाहर नहीं जाता, जब तक सारी चीज़ें एक बार चेक नहीं हो जाती, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे गॉज पीसेस वगैरह, उसके बाद होता है साइन आउट। तो 3 चीज़ें होती है, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, ये है D ऑप्शन में। सो करेक्ट आंसर विल बी D, दैट इज साइन इन, टाइम आउट एंड देन साइन आउट। क्वेश्चन इज पर्पस ऑफ नेशनल डी वार्मिंग डे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डी वार्मिंग डे। और नेशनल डी वार्मिंग डे कब सेलिब्रेट करते हैं, हर ईयर हम 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आपको सारे डेज, थीम्स वगैरह पता होनी चाहिए। तो ये वाला जो नेशनल डी वार्मिंग डे है, इसका मेन पर्पस क्या है, हम किस लिए ये चीज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इरेडिकेट इंटेस्टिनल वॉर्म, सेकंड इज इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग, थर्ड इज इम्प्रूव IMR और MMR, एंड लास्ट वन इज इरेडिकेट पोवर्टी। ठीक है, डी वार्मिंग है तो इसमें हम क्या करते हैं, इरेडिकेट इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। ठीक है, इंटेस्टाइन में जितने वॉर्म्स हैं उनको इरेडिकेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम नेशनल डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हम किससे करते हैं, एल्बेंडाजोल टैबलेट से। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी A, दैट इज इरेडिकेट इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच असेसमेंट डन बाय लार्क। ठीक है, लार्क क्या है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल जैसे IUDs। ठीक है, ये सब हम जो भी यूज़ करते हैं, ये क्या था, लॉन्ग एक्टिंग, 5 या 10 ईयर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये कौन से असेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, कौन सा असेसमेंट हो सकता है, ऑप्शन इज कॉन्ट्रासेप्टिव, फीटल मेच्योरिटी, गेस्टेशनल एज और सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, तो इससे हमें किस चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी A, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ मेजर द ET ट्यूब साइज इन चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन है एज बाय 4 + 4, नेक्स्ट एज बाय 18 मंथ +4, नेक्स्ट एज बाय 36 मंथ +4। तो अगर अनकफ्ड ET ट्यूब है, ठीक है, अनकफ्ड ET ट्यूब है तो साइज, तो फॉर्मूला क्या होता है, एज इन ईयर अपॉन में 4 + 4, और कफ्ड वाली है तो क्या जाता है, एज इन ईयर अपॉन में 4 + 3.5। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं है अनकफ्ड है या कफ्ड है, तो हम इसमें मेनली कौन सा कंसिडर करेंगे, इसमें हम मेनली कंसिडर करेंगे एज बाय 4 + 4, क्योंकि इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला कहीं मेंशन ही नहीं है। ठीक है, अगर वो मेंशन होगा तो स्पेसिफाई करा है, अगर कफ्ड तो आपको एज अपॉन में 4 + 3.5, और अनकफ्ड है तो एज अपॉन में 4 + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट रिटर्न फ्रॉम द एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल बाइंडर इज अप्लाइड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एब्डोमिनल बाइंडर। ठीक है, एब्डोमिनल बाइंडर क्या होता है, आपको साइड में इमेज दिख जाएगी। ठीक है, एब्डोमिनल बाइंडर किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, आपको इमेज से क्लियर हो रहा है। तो एब्डोमिनल बाइंडर बाइंड करके रखा है एब्डोमिन को, कब कि कोई भी अगर प्रेशर है, अगर हम कफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, लाफ, तो इसके टाइम पे जो भी इंसिजन है उसको खुलने से रोकेगा। ठीक है, तो इसलिए हम एब्डोमिनल बाइंडर का यूज़ करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी A, दैट इज प्रिवेंट द इंसिजन स्लाइड फ्रॉम प्रेशर ड्यूरिंग कफ एंड स्नीजिंग। ठीक है, कफ और स्नीजिंग के टाइम पे उस साइड पे, इंसिजन साइड पे प्रेशर को कम पड़ने देता है, इसलिए हम एब्डोमिनल बाइंडर का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्डोमिनल बाइंडर इज अप्लाइड आफ्टर सर्जरी, पर्पस ऑफ दिस बाइंडर, वही पर्पस क्या है इसका, टू सपोर्ट द इंसिजन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, टू सपोर्ट द इंसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल पल्स रेट इन इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट में नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है, तो नॉर्मल पल्स रेट इन्फेंट में कितना जाता है 120 to 160 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विद एंटीरियर मेडुला ब्रेन इंजरी हैज़ डीप इरेगुलर हाइपोवेंटिलेशन विद एपनिया, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज दिस, ठीक है, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि क्या कहाँ पे इंजरी है, मेन मेडुला रीजन में, ब्रेन के मेडुला रीजन में इंजरी है और जिसकी वजह से इरेगुलर एंड हाइपोवेंटिलेशन कंडीशन है विद एपनिया। एपनिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग फॉर फ्यू सेकंड्स, उसको हम बोलते हैं एपनिया। तो इसको हम किस टाइप का रेस्पिरेशन बोलेंगे, सो ऑप्शन इज बायोट्स रेस्पिरेशन, सेकंड इज कुस्मल रेस्पिरेशन, थर्ड इज काइनिस्ट्रोक एंड फोर्थ इज यूपनिया, ठीक है। तो यूपनिया तो क्या होता है, यूपनिया इज ट्रू रेस्पिरेशन, जो ट्रू ब्रीदिंग या ट्रू रेस्पिरेशन है उसको बोलेंगे यूपनिया। तो इससे कुछ रिलेटेड नहीं है। जब मेडुलर रीजन अफेक्ट है, अगर मेडुलर रीजन में इंजरी हो रही है तो इसमें कौन सा रेस्पिरेशन आता है, बायोट रेस्पिरेशन, ठीक है। कुस्मल रेस्पिरेशन आपको किस में देखने को मिलेगा, डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या मिलता है, कुस्मल रेस्पिरेशन। और जो काइनिस्ट्रोक रेस्पिरेशन है ये कब होता है, हार्ट फेलियर या स्ट्रोक के टाइम पे, ठीक है। तो जो काइनिस्ट्रोक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है, इट इज़ अ एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न कैरेक्टराइज्ड बाय डीपर फास्टर ब्रीदिंग फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एपनिया। इसमें क्या है, इरेगुलर ब्रीदिंग नहीं है, डीपर और फास्टर ब्रीदिंग है। ये किस कंडीशन में होती है, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक के कंडीशन में। और जो कुस्मल रेस्पिरेशन है मैंने आपको बता दिया डीकेए, ज़्यादातर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, डीप और लेबर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। नेक्स्ट है बायोट रेस्पिरेशन। बायोट रेस्पिरेशन अगर आपको कहीं पे भी दिखेगा, ट्रॉमा हो रहा है मेडुला में, या ठीक है, या सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है, ब्रेन से रिलेटेड है, या फिर ऑफियोड अब्यूज़ है, तो इन सब में क्या होता है, बायोट रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, शैलो इंस्पिरेशन फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एपनिया, की रेगुलर ब्रीदिंग होगी, साथ में एपनिया के पीरियड होंगे, ठीक है। एबनॉर्मल पैटर्न होगा, साथ में एपनिया होगा और मेडुला रीजन या ब्रेन रीजन इफेक्ट होगा, तो उसको बोलेंगे बायोट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इससे आपका क्लियर हो गया है। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसमें मेडुलर रीजन अफेक्टेड है, तो सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज बायोट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो बर्थ वेट बेबी डिस्क्राइब वाइल वेट लेस देन, ठीक है। LBW बेबी हम कब बोलेंगे, जब वेट कितना होगा, ठीक है। तो सबको पता है लो बर्थ वेट बेबी कब होता है, जब 2.5 kg से कम होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज 2500 ग्राम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लो बर्थ वेट बेबी कब होगा, जब 2500 से कम होगा। वेरी लो बर्थ जब 1.5 से कम होगा, और एक्सट्रीमली लो बर्थ जब 1 kg से भी कम होगा बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू असेस सीवियर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डीपली संकन आइज, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर संकन आइज होगा तो मॉडरेट डिहाइड्रेशन, नॉर्मल है तो माइल्ड डिहाइड्रेशन, अगर डीपली संकन आइज बोल दे तो क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज डीपली संकन आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन हैज़ द साइड इफेक्ट ऑफ पिंकिश ऑरेंज कलर यूरिन, ठीक है। तो इसका आंसर सबको पता है, जो ए ऑप्शन है दैट इज रिफेम्पसिन। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसका साइड इफेक्ट आता है बाद में पिंकिश ऑरेंज कलर यूरिन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसके साथ अलग अलग जो दूसरे ऑप्शन है उनके बारे में बात करेंगे, वो है इथेम्ब्यूटेल, पायरेजिनामाइड और आइसोनियाजिड, ठीक है। जो आइसोनियाजिड है इसी को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है, या विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी, और इसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट आता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस और न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके साइड इफेक्ट है, आइसोनियाजिड के, ठीक है। जो इथेम्ब्यूटेल है ये क्या करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस दैट इज कलर विजन को अफेक्ट करेगी। और जो एक स्ट्रेप्टोमाइसिन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होता है, तो ये क्या करता है, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, जिससे कि डेफनेस अकर होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथेम्ब्यूटेल ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है, ठीक है। और पेरिफेरल न्यूराइटिस या न्यूरोटॉक्सिसिटी कौन करेगा, आइसोनियाजिड, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के कौन कौन से रिस्क फैक्टर होंगे, तो आपको क्वेश्चन को कभी भी जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना। तो क्वेश्चन हम कभी कभी क्या करते हैं, एक लाइन का बस हमने सर्वाइकल कैंसर रिस्क फैक्टर देखा, HPV लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि रिस्क फैक्टर पूछा है, तो रिस्क फैक्टर में ऑप्शन क्या है, HPV, OCP, नल्लीपैरा एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
तो रिस्क फैक्टर में कौन कौन से, एचपीवी तो है ही, ओसीपी भी हो सकता है, जब हम ज़्यादा लेंगे एस्ट्रोजन, जितना ज़्यादा लेंगे तो उतना ज़्यादा चांसेस है सर्वाइकल कैंसर होने के, ठीक है। अगर मदर नल्ली पैरा है तो तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के। क्यों? अगर नल्ली पैरा है तो बीच में उसने कभी भी कंसीव नहीं करा तो उसके मेंसेस ज़्यादा है, ठीक है, तो एस्ट्रोजन लेवल भी ज़्यादा है, तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसमें कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट है जो हमें नहीं लेना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है ओसीपी, लेबेटोलॉल, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल एंड डी इज लीवोनॉर्जेस्टेरॉल, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, ओसीपी, ठीक है। ओसीपी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, लेबेटोलॉल तो हम देते हैं हाइपरटेंसिव, प्रोजेस्टेरॉन भी दे सकते हैं, एलएनजी भी दे सकते हैं, लेकिन जो ओसीपी इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन कंटेंट, तो एस्ट्रोजन कंटेंट आगे जाके क्या करता है और ज़्यादा बीपी को बढ़ा देता है, इसलिए हमें कभी भी ओसीपी नहीं देना हाइपरटेंसिव पेशेंट को, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो कौन सा होता है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिसऑर्डर फ्रॉम द चार्ट, ठीक है। तो आपको इस चार्ट से क्या पता चल रहा है कि फादर में डिजीज़ थी तो चाइल्ड में आ गई है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो दोनों में आई है, ठीक है। फिर अगर गर्ल में है तो चाहे उसका बॉय हुआ है चाहे गर्ल हुआ है दोनों में आई है। यहाँ पे भी अगर उसमें अगर फादर में डिजीज़ है तो चाहे लड़की है चाहे लड़का दोनों में आई है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि डिजीज़ कैसी है? एक तो डोमिनेंट डिजीज़ है कि हमें ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट्स में होगी तभी डिजीज़ आएगी, अगर दोनों पेरेंट्स में है डिजीज़ तब वो आगे जाके आगे जनरेशन में जा रही है तो उसको बोलते हैं हम रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। डोमिनेंट डिसऑर्डर हम कब बोलेंगे? जब एक ही पेरेंट्स को और वो आगे वाली जनरेशन में भी जा रही है डिजीज़, उसको बोलेंगे डोमिनेंट, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब ये किसी में भी हो सकती है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, तो इसलिए इसका डिजीज़ का नाम क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। अगर सिर्फ मदर से ही जा रही है आगे तो उसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड डिजीज, ठीक है। क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, तो जो हाईएस्ट डैम है वो कौन सा? टेहरी डैम, और ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? भागीरथी रिवर, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम भी पूछ सकते हैं, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा? हीराकुंड डैम, और ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? महानदी, जो कि कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट डैम, ओल्डेस्ट डैम कौन सा? कालानई डैम, ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? कावेरी, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो हाईएस्ट डैम कौन सा इंडिया में? टेहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीस्ट यूज्ड कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो सबसे जो कम हम लीस्ट पूछा, सबसे कम हम कौन सा यूज़ करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन? वो है ब्लू, ठीक है, क्योंकि ये होता है 22, ये होता है 20 पिंक वाला, और ब्लू होता है 22, तो 22 है जो हम सबसे लीस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये होता है 18 और ये होता है 16, ठीक है। तो बाकी हम सारे यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा उसका है कम वाले गॉज का उसको हम नहीं यूज़ करेंगे, दैट इज़ ब्लू वाला नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेशेंट वांट डामा व्हाट इज़ द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डामा क्या होता है? डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, या लामा भी बोलते हैं, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो इसमें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑप्शन ए इज नोटिफाई द फिजिशियन, सेकंड डोंट गिव परमिशन, थर्ड अलाउ टू लीव, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हम नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोटिफाई द फिजिशियन, हम डॉक्टर को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इफेक्टिव कॉपर T380A इज, ठीक है। 380A कितने साल तक इफेक्टिव रहता है? तो 380A पहले भी बता चुकी हूँ मैं, 380A कितनी ईयर्स तक रहता है? 10 ईयर्स तक। और अगर 375 है वो कितने तक होगा? मल्टीलोड 375 है तो वो 5 ईयर्स तक इफेक्टिव रहता है। वेक्टर कॉज जीका वायरस डिजीज, ठीक है। जीका वायरस किस वेक्टर से होगा? ऑप्शन इज टिक, सैंडफ्लाई, क्यूलेक्स या एडिस, ठीक है। तो ये जो जीका वायरस है ये किससे होता है? एडिस एजिप्टाई, ठीक है, एडिस स्पीशीज मॉस्किटो से होगा, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट क्या है? जीका वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका? 3 to 14 डेज, और ट्रांसमिशन किससे होगा? एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोफिलामेंट सूचर, ठीक है। सूचर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप एक बार देख लेना सारे सूचर्स, मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट वाले, ठीक है। तो जो वाइक्राइल हो गया, ठीक है, वाइक्राइल ये सब किस में आता है? मल्टीफिलामेंट नॉन एब्जॉर्बल सूचर, ठीक है। जो सिल्क है, सिल्क भी किस में आता है? ये क्या है? नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल एंड मल्टीफिलामेंट, तो ये दोनों तो मल्टीफिलामेंट हो गए, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पॉलीगायक्टिन एंड पॉलीडायक्सिन, ठीक है। जो पॉलीगायक्टिन है ये भी क्या होता है? मल्टीफिलामेंट। तो एक बचा मोनोफिलामेंट वाला कौन सा? PDA, दैट इज पॉलीडायोक्सिन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज पॉलीडायक्सिन। तो मोनोफिलामेंट सूचर कौन सा है? पॉलीडायक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेडिकार्डिया, वार्म ड्राई स्किन एंड हाइपोटेंशन, सजेस्टिव सिम्टम टू न्यूरोजेनिक शॉक, व्हाट इज द अदर नेम? ये भी मैं करवा चुकी हूँ। न्यूरोजेनिक शॉक का दूसरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक,
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रोप्रिएट पोजिशन फॉर क्रचेस फ्रॉम एक्जिला. ठीक है, एक्जिला से जो क्रच है जब हम रखते हैं तो वो हमें कहाँ पे रखना है, क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन इज 5 to 6 fingers बिलो फ्रॉम एक्जिला, नेक्स्ट इज 2 to 3 inches बिलो फ्रॉम एक्जिला, एंड नेक्स्ट इज 2 to 3 fingers बिलो फ्रॉम एक्जिला, एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्जिला दैट इज नो डिस्टेंस. ठीक है, तो कभी भी ये तो होगा कि नहीं कि बिल्कुल डिस्टेंस नहीं रखना, हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना है. ठीक है, और वो कितना रखना है, 2 to 3 fingers बिलो फ्रॉम द एक्जिला. ठीक है, इंचेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 to 3 fingers का गैप देके थोड़ा नीचे हमें एक्जिला के प्लेस करना होता है क्रचेस को. ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हो 2 to 3 विड्थ फिंगर बिटवीन द क्रचेस एंड द अंडर आर्म, और जो सारा वेट है वो किस पे जाना चाहिए, हैंड पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड में हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है उमलिंग ला. ठीक है, ये लेह से लेके पंगोंग लेक तक जब हम जाते हैं, ये अभी रिसेंटली अगस्त 31, 2021 को लद्दाख MP जमयंग तेसरिंग नवग्याल ने डिस्कवर करा है. ठीक है, तो ये क्या है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है पूरे वर्ल्ड में. कितना है इसकी हाइट, 19,300. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट विद पार्किंसन सिंड्रोम रिसीव कॉन्टिन्यूस लीवोडोपा टू इंक्रीज द लेवल ऑफ. ठीक है, पार्किंसन डिजीज में सबको पता है डोपामिन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है. ठीक है, डोपामिन डिक्रीज होता है, तो इसलिए हम कॉन्टिन्यूस उसको लीवोडोपा दे रहे हैं ताकि हम क्या इंक्रीज कर पाए, डोपामिन, ताकि उसके इफेक्ट को हम रिवर्स कर सकें. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज डोपामिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिजियोटोमी शुड बी डन एट. ऑप्शन इज ए प्रायर टू क्राउनिंग, सेकंड बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी, थर्ड फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, एंड लास्ट इज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द सर्विक्स. तो ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ. एपिजियोटोमी हमें कब करनी होती है, जस्ट बिफोर द क्राउनिंग. सो ऑप्शन विल बी राइट, विल बी फर्स्ट, दैट इज प्रायर टू क्राउनिंग, क्राउनिंग के जस्ट पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस नर्स नोट दैट द इंसिजन साइट इज रेड, वार्म एंड स्वेलिंग, दैट इंडिकेट. ठीक है, नर्स ने नोट करा इंसिजन कैसा है, रेड है, वार्म है, स्वेलिंग है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा. ठीक है, ये इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन. क्यों, क्योंकि रेडनेस, स्वेलिंग, वार्म है. ठीक है, हिमोरेज में तो हमें ब्लीडिंग दिखेगी, ब्लीडिंग कहीं पे भी मेंशन नहीं, तो हिमोरेज नहीं होगा. वुंड डेहिसेंस में क्या होता है, जो इंसिजन है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा कि वुंड जो इंसिजन है वो ओपन हो गया है. वुंड इविसरेशन में क्या होता है, जो अंदर का ऑर्गन, एब्डोमिनल ऑर्गन, वो वुंड के थ्रू बाहर आने लगते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे वो भी मेंशन नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रॉफी एसोसिएटेड टू फुटबॉल. ठीक है, फुटबॉल के रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी है. ऑप्शन है दुरान कप, सेकंड इज आगा खान कप, थर्ड इज रिलायंस कप, एंड लास्ट वन इज चार मीनार ट्रॉफी. ठीक है, तो जो फुटबॉल से रिलेटेड है वो है दुरान कप. ठीक है, जो आगा खान कप है किससे रिलेटेड है, हॉकी. रिलायंस कप किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से. और चार मीनार ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, एथलेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीनिंग इज टू बी स्टार्टेड एट विच मंथ. ठीक है, वीनिंग कब स्टार्ट करनी होती है हमें, 6 मंथ पे. टिल 6 मंथ वी हैव टू डू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट. ऑप्शन इज जीका, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है जीका वायरस. ठीक है, तो ये वायरस से ही होगा. नेक्स्ट जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये भी किससे होता है, वायरस से. कौन सा वायरस, फ्लेवी वायरस. ठीक है, डेंगू भी वायरस से होता है. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड ऑप्शन, दैट इज स्क्रब टाइफस. ठीक है, स्क्रब टाइफस क्या है, ये एक वेक्टर बॉर्न जूनोटिक डिजीज है. ठीक है, वेक्टर बॉर्न है, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, ओरिएंटिया सुगमाशी. ठीक है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है. तो जो हमें, अगर हमें ये क्वेश्चन नहीं पता, अगर आपने स्क्रब टाइफस नाम भी कभी नहीं सुना, तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज़ करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा कि वायरस से. जीका नॉर्मल सबको पता है कि जीका वायरस है. डेंगू भी क्या है, वायरस. नेक्स्ट क्या है, जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये भी किससे होता है, फ्लेवी वायरस. ये तीनों हमने पढ़े हुए. तो जो नहीं है वो कौन सा ऑप्शन बच गया, सी ऑप्शन. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी स्क्रब टाइफस. आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज यूज फॉर द रैपिड टेस्ट फॉर डेंगू. ठीक है, डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज NS1, नेक्स्ट इज एलिसा टेस्ट, थर्ड इज IgM एंटीबॉडी, एंड लास्ट वन इज विडाल टेस्ट. ठीक है, विडाल टेस्ट सबको पता है, टाइफाइड के लिए यूज़ करते हैं. एलिसा टेस्ट नॉर्मल एंटीबॉडी या इन्फेक्शियस एजेंट को देखने के लिए. ठीक है, तो ऑप्शन बचे हमारे पास दो, NS1 एंड IgM एंटीबॉडी. ठीक है, तो हम NS1 टेस्ट करते हैं किसके लिए, डेंगू के लिए. ठीक है, NS1 इज प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन डायरेक्टली एट द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम इन प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन. जब भी डेंगू इन्फेक्शन हमें हुआ है तो स्टार्टिंग में जो NS1 है हमारे सीरम में, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके में प्रेजेंट होगा. और जो IgM एंटीबॉडी बनती है इससे पहले ये डिटेक्टेबल होता है. इट इज़ डिटेक्टेबल बिफोर इट्स अपीयरेंस. तो इन दोनों में मेन प्रेफरेंस हम किसको देंगे, NS1.
सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज NS1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ KMC. KMC क्या है? कंगारू मदर केयर. ठीक है, ये हम किस लिए करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, सेकंड इज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, थर्ड इज इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग एंड लास्ट वन इज टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया. तो जो KMC है वो ज़्यादातर हम LBW बेबीज में करते हैं. किस लिए करते हैं? टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया. ठीक है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं ताकि बेबी हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट हो और उसका वेट बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी, सीरम लिथियम लेवल शुड मॉनिटर आफ्टर फर्स्ट डोज हो. ठीक है, तो जब भी लिथियम थेरेपी पेशेंट है तो हमें लिथियम टॉक्सिसिटी के लिए देखना है. तो हमें फर्स्ट डोज के बाद कब हम सीरम लिथियम लेवल मॉनिटर करेंगे? आफ्टर 12 आवर्स. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी आफ्टर 12 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी PPH. ठीक है, PPH दो टाइप के होंगे. PPH क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज. एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है. प्राइमरी क्या होता है? जो फर्स्ट 24 आवर्स में हो गया उसको बोलेंगे प्राइमरी PH. और सेकेंडरी PPH क्या होगा? जो 24 आवर्स के बाद से और कब तक? 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड. जो पोस्टपार्टम PPH पोस्टपार्टम पीरियड होता है वो 6 वीक्स तक होता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए, दैट इज आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड. इसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी PPH. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम चांस ऑफ शियाटिक नर्व इंजरी ड्यूरिंग विच साइट ऑफ IM इंजेक्शन. ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल साइड में ज़्यादा चांसेस नहीं है डैमेज करने के. वेस्टस लेटरलिस भी क्या होता है? साइड में आ जाता है, थाइस के साइड में, तो इसमें भी कोई चांसेस नहीं है शियाटिक नर्व डैमेज होने के. डेल्टॉइड भी क्या इसमें आ गया? हमारे फोआर्म की ऊपर वाली मसल से, तो इसमें भी शियाटिक नर्व कहीं इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, तो जो शियाटिक नर्व के सबसे पास है वो कौन सी? डॉर्सोग्लूटियल. तो ये बहुत रेयर यूज़ करते हैं. क्यों? इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं शियाटिक नर्व डैमेज होने के. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज डॉर्सोग्लूटियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कट पॉइंट ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट द डायबिटिक्स मेलाइटिस. ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? फास्टिंग ब्लड शुगर. तो नॉर्मल फास्टिंग कितना होता है? ठीक है, नॉर्मल कितना होता है? 70 to 100 mg पर DL आ रहा है, तो ये है नॉर्मल. ठीक है, प्री डायबिटिक हम कब बोलेंगे? जब 110 से लेके 125 mg पर DL है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्री डायबिटिक. और डायबिटिक मेलाइटिस के लिए क्या बोलेंगे? जब ग्रेटर देन 126. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेटर देन 126. ये इसका कट पॉइंट होगा फास्टिंग ब्लड शुगर का. विच स्टेट इन इंडिया दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन. ठीक है, सैफरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी जम्मू कश्मीर. ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सैफरन प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू WHO हाइपोथर्मिया इज कंसिडर्ड इन न्यू बॉर्न अकॉर्डिंग टू एक्सिलरी टेम्परेचर. ठीक है, एक्सिलरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम हाइपोथर्मिया कब बोलेंगे? तो कब बोलेंगे? जब 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा. तो इससे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, दैट इज 36.5 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. कोल्ड स्ट्रेस हम कब बोलते हैं? जब 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर होगा तो उसको बोलते हैं हम कोल्ड स्ट्रेस. मॉडरेट हाइपोथर्मिया कब बोलेंगे? जब 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. सीवियर कब बोलेंगे? जब 32 या इससे कम हो जाएगा तो वो होगा सीवियर हाइपोथर्मिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन यूज इन पीडियाट्रिक. ठीक है, पीडियाट्रिक में हम कितना डोज यूज़ करते हैं एड्रेनालिन का? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अभी जो रिसेंटली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसने क्या बोला था? 0.01 mg पर kg. ठीक है, 0.1 यहाँ वाले 0.1 और ये 0.01 में कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, तो जितना बेबी का बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग 0.01 mg पर kg. और ये किस चीज़ का सोल्यूशन लेंगे हम? 0.1 ml पर kg ऑफ 1:10,000 सोल्यूशन ऑफ एड्रेनालिन. ठीक है, ये हम एड्रेनालिन का पहले सोल्यूशन बनाएंगे और उस सोल्यूशन का हमें कितना देना है? 0.01 mg पर kg अकॉर्डिंग टू बेबी बॉडी वेट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज 0.01 mg पर kg बॉडी वेट. और ये किसका होगा? 0.1 ml पर kg ऑफ 1:10,000 सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ECG चेंजेस इन हाइपोकैलीमिया कंडीशन. हाइपोकैलीमिया जब पोटेशियम लेवल कम होगा. ठीक है, तो टॉल टी वेव नहीं होती. टॉल टी वेव की जगह क्या होता है? इन्वर्टेड टी वेव. ST सेगमेंट डिप्रेशन होता है. ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स वाइड भी नहीं होता है इसमें. तो इसमें जो ECG चेंज हाइपोकैलीमिया में क्या होता है? प्रोमिनेंट यू वेव. ECG से भी एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है. तो हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इन सब के आप ECG चेंजेस एक बार देख लेना. लैक्टेटिंग मदर विद कार्पोपिडल स्पाज्म कम्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्शन? सो कार्पोपिडल स्पाज्म किससे होता है? जब हाइपोकैल्सीमिया, जब कैल्शियम की कमी हो रही है तब ये हो रहा है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट इंसर्ट करते हैं. कितना? 10%, दैट इज 10 ml ओवर 10 मिनट्स. ठीक है, 10 ml हम इंसर्ट करेंगे IV कब? ओवर 10 मिनट्स.
ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml IV ओवर 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग एक्शन इन लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है इसको भी फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड करा है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज कब होती है, जब सर्वाइकल डायलेशन आपका 1 to 3 सेंटीमीटर है, और जब 4 to 7 सेंटीमीटर होगा तो एक्टिव फेज, और 8 to 10 सेंटीमीटर में ट्रांजिशन फेज। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज है इसमें लेटेंट फेज, उसमें क्या होता है मेन, हम मदर को क्या बोलते हैं, वॉकिंग, एम्बुलेशन, ठीक है, पोजीशन चेंज, नॉर्मल, क्योंकि अभी सर्वाइकल डायलेशन उतना नहीं हुआ है। जब सर्वाइकल डायलेशन 4 to 7 सेंटीमीटर हो गया तो हमें क्या बोलना है, काम और क्वाइटली, ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बोलना है हमें मदर को। एंड लास्ट वन इज ट्रांजिशन फेज, जब 8 to 10 सेंटीमीटर है तो हमें क्या बोलना है, कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है, और पैटर्न पेस्ड ब्रीदिंग, ठीक है, उसको पेस्ड ब्रीदिंग के लिए बोलना है। तो इसमें पूछा है कि नर्सिंग एक्शन क्या होगा इन लेटेंट फेज। ठीक है, लेटेंट फेज में आपने देख लिया, हम उसको एम्बुलेशन, वॉकिंग के लिए बोलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज एम्बुलेट टू द क्लाइंट। ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग एक्सेप्ट। ठीक है, एक को छोड़ के सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग है, क्लोजापाइन, ओलंजापाइन, क्वाटिपाइन, ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग। जो एल्प्राजोलम है ये क्या है, बेंजोडाइजिपिन। ठीक है, ये किस लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए यूज होते हैं, तो ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, एक को छोड़ के, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज एल्प्राजोल। करंट सीक्वेंस फॉर असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या, कौन सा असेसमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जब भी ब्रेस्ट असेसमेंट करेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, जो हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन करके देखते हैं, तो सबसे पहले हम नॉर्मली क्लिनिकल इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद मैमोग्राम, मैमोग्राम क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर तब भी कंफर्म नहीं होता देन हम USG की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूविंग द सैंपल, दैट इज बायोप्सी। और लास्ट ऑप्शन होगा जब बायोप्सी हमने कर लिया, फिर हमें देखना है कि कितने कितने एरिया में स्प्रेड हो, तब हम MRI करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ए, दैट इज क्लिनिकल एवेल्यूएशन। पहले हमने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करा, देन मैमोग्राम, देन टिश्यू बायोप्सी। ठीक है, तो ये आप पैटर्न याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज नॉट एबल टू स्लीप ऑन ड्यूटी, नर्स व्हाट विल सजेस्ट टू डू हिम। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको नींद नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे एज अ नर्स। फर्स्ट इज डू लेस एक्सरसाइज ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे, अगर कम एक्सरसाइज करेगा तो उसको और नींद नहीं आएगी, कुछ बिल्कुल भी नहीं, थका रहेगा। नेक्स्ट गिव कैफीन एंड कॉफी बिफोर स्लीप, इससे भी उसको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट एडवाइज द एक्सरसाइज बिफोर 2 hours ऑफ स्लीप। ठीक है, इससे भी उसको नींद नहीं आएगी, एक्टिव हो जाएगा वो। नेक्स्ट है लिसनिंग स्लो म्यूजिक। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज लिसनिंग स्लो म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल। ठीक है, बेस्ट मेथड जो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं वो है हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल फॉलोइंग आर द एसोसिएटेड विद द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या पूछा, एक को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैट मोमेंट, प्रेजेंट स्टार्टल रिफ्लेक्स, बीइंग सैड ड्यू टू द इवेंट, लास्ट इज चीयरफुली एंजॉइंग द मूवमेंट। ठीक है, तो एक्सेप्ट पूछा, तो जब भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ठीक है, इसमें स्ट्रेस में है पेशेंट, तो वो चीयरफुली मूवमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाएगा, खुश नहीं रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशनल मास्टाइटिस। ठीक है, ये मैंने बता रखा है कि जब मास्टाइटिस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए मेन कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉर्मल वेजाइनल लेबर इज कंडक्टेड, विच एक्टिविटी विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन दिस प्रोसीजर। ठीक है, गिव द फंडल प्रेशर। ठीक है, ये कभी भी नहीं करते। नेक्स्ट गिव एन एपिजोटोमी, ये हमेशा नहीं होती। ठीक है, अगर थर्ड डिलीवरी है, थर्ड उसमें आ रही है मदर, तो हमें एपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज गिव पेरिनियल सपोर्ट। ठीक है, तो ये हम हमेशा करेंगे, चाहे कोई सी भी डिलीवरी हो, उसमें हमें पेरिनियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि कम से कम इंसिजन और लैसरेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मीजल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन से रूट से हम मीजल्स इंजेक्शन देते हैं, हमेशा मीजल्स हम देते हैं SC। ठीक है, BCG सबको पता है कैसे देते हैं, इंट्राडर्मल। ठीक है, OPV 7 कैसे देंगे, ओरल। और HIV कैसे जाता है, IM। ठीक है, तो A का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4th वन। ठीक है, तो A का 4th कौन सा है, ये दोनों ऑप्शन है, बट B का क्या है, 3rd। B का 3rd इसमें है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूल यूज टू कैलकुलेट द गेस्टेशनल एज ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, कौन सा रूल यूज़ करते हैं, सबको पता है, निगले रूल। इसमें क्या होता है, जितनी भी मदर की जो लास्ट LMP है, ठीक है, LMP में 7 days प्लस 9 month, ठीक है, ये ऐड करके मदर की हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मोस्ट कॉमन वीनस असेस साइट इन अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में हम सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली कौन सी साइट हम असेस करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है सबक्लेवियन वेन, नेक्स्ट बेसिलिक वेन, नेक्स्ट फीमोरल वेन, नेक्स्ट ब्रेकियल वेन, ठीक है। तो अपर लिम्ब में पूछे तो फीमोरल वेन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें भी जो बेसिलिक वेन है और ब्रेकियल वेन है, इनमें भी हम दो मोस्ट कॉमन हम कौन सी यूज़ करते हैं, बेसिलिक वेन, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। जो इस साइड से जा रही है ये वाली जो वेन है, ये कौन सी है, बेसिलिक वेन, ठीक है। तो मेन हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड कम्स इन emergency डिपार्टमेंट विद फ्रैक्चर ऑफ फीमर, थॉमसन ट्रैक्शन इज अप्लाइड इन emergency डिपार्टमेंट विच इज द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन में अकर इन फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट 24 आवर्स में पूछे फॉलोइंग फ्रैक्चर, तो मेन क्या होने के चांसेस है, फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। पेरिफेरी रीजन में फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, ब्लड वेसल्स में फैट आके रुक जाता है जिससे कि ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम इन फीमेल आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम कौन सी होती है मदर को, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। ड्यूरिंग द कफिंग, लाफिंग, स्नीजिंग, तो क्या होता है, यूरिन पास आउट हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो आज की इस वीडियो में हम 128 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा। पेपर फिनिश होने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको 2020 का पेपर करना है या 19 का या 18 का, या फिर मैं कोई और इमेज बेस या कोई दूसरा टॉपिक लेके आऊँ। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो जो मैं मेहनत कर रही हूँ अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू।